हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो जनजातियां हैं कौन कौन सी हैं। मेनली थारू, भोक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी। उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में, खासकर यूके ट्रिपल एससी में 2 से 3 नंबर में ये आ जाती हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन कुछ भी आयोग पूछ लेता है। आज पूरी कोशिश करूंगा वीडियो में एक भी आपका क्वेश्चन ना छूट पाए एग्जाम में। लगभग पूरी कोशिश की जाएगी। दोस्तों, जो जनजाति वर्ड है वो संविधान के भाग 16 में आता है। जनजातियां टॉपिक, उसका वर्णन भाग 16 में है। यदि आपसे बात करें कि एससी और एसटी, इनका वर्णन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 341 और इधर आर्टिकल 342। उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन कितनी है दोस्तों? टोटल पॉपुलेशन है 186,292। सीधे ऐसे रट लीजिए, हर बार पेपर में दूसरे या तीसरे पेपर में आ जाती है। अगर 186,292 में ऑप्शन नहीं होगा तो 101, 16, 752 दिया होगा। दोनों ही आयोग ने चेक कर रखी है। एपीएस वाले पेपर में इसको चेक किया था, फिर उसके बाद इसको चेक किया था। आप सही ज्यादा इसको माने क्योंकि बाद में ये चेक हुआ है। अब 186,292 के अकॉर्डिंग एससी और एसटी का जो टोटल है वो ये है। उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन 186,292 है और इसमें एससी और एसटी का जो टोटल है वो 21,84,419 है, दोनों को मिलाकर के। अब बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड में कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला। यहां से 4 क्वेश्चन बनेंगे। सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड में? उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं उनमें से सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा है? हरिद्वार। उसके बाद आएगा सबसे कम एससी वाला जिला, तो चंपावत। यदि क्वेश्चन बना परसेंटेज के मामले में, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, दूसरा ये, तीसरा बनेगा सर्वाधिक एससी प्रतिशत। सर्वाधिक एससी प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा है उत्तराखंड में? बागेश्वर। अर्थात परसेंटेज के मामले में बागेश्वर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है एससी कैटेगरी। नेक्स्ट, सबसे कम एससी प्रतिशत, तो सबसे कम एससी प्रतिशत है देहरादून में। चार क्वेश्चन यहां से बने कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला क्या है आपका? हरिद्वार है। अर्थात सबसे ज्यादा जो एससी लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? अपने हरिद्वार में। सबसे कम एससी जनसंख्या वाला जिला चंपावत। सर्वाधिक एससी प्रतिशत वाला जिला बागेश्वर। सबसे कम एससी प्रतिशत वाला जिला देहरादून। ऐसे ही बात करते हैं एसटी के बारे में। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा किस जिले में रहती हैं? तो उधम सिंह नगर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जिला तो कौन सा होगा? रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला तो कौन सा होगा? फिर से उधम सिंह नगर है।
अर्थात एसटी जनसंख्या के मामले में और प्रतिशत के मामले में उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उधम सिंह नगर। एसटी के मामले में सबसे कम एसटी प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला आपका आंसर होगा टिहरी। तो दोस्तों इस तरीके से 8 प्रश्न बने और आपके 1 नंबर या 2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ट्राइब्स की बात नहीं चल रही थी या पर्टिकुलर किसी कैटेगरी की बात नहीं चल रही थी, केवल क्या थी? एससी और एसटी की बात। अब बात करते हैं उत्तराखंड में एसटी जनसंख्या पे कौन कौन सी है हमारे यहाँ ट्राइब्स? जोनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी। इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अब हम आज जो है हमारा जनजातियों में जो टॉपिक होने वाला है, हम जो पढ़ेंगे वो विषय होगा हमारा जोनसारी। जोनसारियों में जोनसारी आज हमारा विषय है। कहाँ से ये लोग आए थे, क्या इनकी सामाजिक व्यवस्था थी, किस धर्म के थे, क्या इनका पहनावा है, तो वो सब विषयों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। जोनसारी लोग कहाँ रहते हैं, तो चलो बात करते हैं जोनसारी की। जोनसारी पूरे उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। जोनसारी पूरे उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। पहला कौन सा है? थारू। इसके विषय में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जोनसारी क्या है? दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है पूरे उत्तराखंड में। यदि आप बात करेंगे गढ़वाल क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है, तो जोनसारी गढ़वाल क्षेत्र का पहला बड़ा। अगली बात करते हैं कहाँ ये रहते हैं। तो अगर हिमालय के किसी क्षेत्र में बात की जाए तो ये लघु हिमालय क्षेत्र में रहते हैं। भौगोलिक तौर पे बात की जाए तो जोनसारी जनजाति किस हिमालय क्षेत्र में रहती है? लघु हिमालय क्षेत्र में। कौन कौन सी तहसील है? तो चक्राता, कालसी और त्यूनी। जोनसारी जनजाति की जो अधिकांश जनसंख्या है वो चक्राता, कालसी और त्यूनी इन तीनों तहसील में रहती हैं, निवास करती हैं। इन तीनों तहसीलों को मिला करके, चक्राता, कालसी और त्यूनी को मिला करके जो क्षेत्र का नाम दिया जाता है वो है जोनसार बाबर। एक क्षेत्र बोल दिया जाता है चक्राता, कालसी और त्यूनी को मिला करके जोनसार बाबर क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ रहते हैं? हिमालय के लघु हिमालय क्षेत्र में। अगली बात करें तो जो जोनसार बाबर क्षेत्र है इसको चक्राता क्षेत्र में या चक्राता तहसील में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपका आंसर होगा 1829। जोनसार बाबर क्षेत्र को चक्राता में किस वर्ष शामिल किया गया था? चक्राता तहसील में, तो 1829 में शामिल किया गया था। अगली बात करें चक्राता के बाद जोनसार बाबर क्षेत्र। जोनसार बाबर क्षेत्र का आकार अंडाकार है। आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा कि जो जोनसार बाबर क्षेत्र है इसका आकार कैसा है? तो अंडाकार है। सोमचंद ने, मैं वीडियो से हटके बात कर रहा हूँ, टॉपिक से हटके बात कर रहा हूँ क्योंकि 1 नंबर में वो भी आ जाता है, याद रखने योग्य बात है। सोमचंद ने जो राजबुंगा किला बनवाया था चंपावत में, उसका आकार भी कैसा था? अंडाकार। और जो जोनसार बाबर क्षेत्र है उसका आकार कैसा है? अंडाकार। भौगोलिक दृष्टि से इसको 2 भागों में बांटा जाता है। जो ऊपरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, इसको बाबर, और निचले भाग को जोनसार कहते हैं। जो जोनसार बाबर का क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र को बाबर कहा जाता है और निचले क्षेत्र को जोनसार। जोनसार की
पूर्वी सीमा बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलने वाली नदी यमुना बनाती है। जो पूर्वी सीमा है वो कौन सी नदी? यमुना नदी बनाती है। और उत्तर पश्चिमी सीमा टॉन्स नदी बनाती है। और दोनों ही कालसी में आकर मिल जाते हैं। इसके बाद जौनसारी जनजाति की बात करते हैं। जौनसारी का ये क्या हो गया? भौगोलिक क्षेत्र कि कहाँ ये निवास करते हैं। जौनसारी एक बार देख लीजिए। जौनसारी उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। गढ़वाल क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तराखंड का या गढ़वाल क्षेत्र का पहला बड़ा जनजातीय समुदाय है। कहाँ निवास करते हैं हिमालय क्षेत्र में? तो लघु हिमालय में। तहसीलों की बात करें, चक्राता, कालसी और त्यूनी तहसील में निवास करते हैं। 1829 में जौनसार बाबर को चक्राता में शामिल कर लिया था, चक्राता तहसील में। जौनसार बाबर का आकार अंडाकार है। जो उत्तरी क्षेत्र है उसको बाबर कहा जाता है और जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको जौनसार कहा जाता है। जौनसार बाबर की पूर्वी सीमा यमुना नदी बनाती है और पश्चिमी सीमा, जो उत्तर पश्चिमी सीमा है, वो टॉन्स नदी बनाती है। नेक्स्ट बात करेंगे इनके कितने गांव और कितनी पट्टियां हैं। तो जौनसार बाबर जो क्षेत्र है, इनके 39 खत, जिनको पट्टियां भी कहा जाता है, उनमें लोग निवास करते हैं। पूछा जा चुका है कि कितनी पट्टियों या खतों में निवास करते हैं, तो 39। बात करेगा गांव की तो 358 राजस्व ग्राम जिनसे टैक्स कलेक्शन होता है। 358 राजस्व ग्राम। अगर आप बुक की बात करेंगे तो जयसिंह रावत ने इनको 417 राजस्व ग्राम बताया। जो बुक है उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास, उसमें इन गांवों की संख्या 417 बताई गई। बाकी सभी बुक्स में 358 मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। तो जौनसार बाबर के लोग, जौनसारी जनजाति है, जौनसारी समुदाय 39 खतों ओब्लिक पट्टियों में रहता है और 358 राजस्व ग्रामों में रहता है, निवास करता है। बात करेंगे इनकी वेशभूषा की, इनके कल्चर की, इनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की, इनके मेलों की, इनके त्योहारों की, धर्म की। तो उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रजाति या जाति, किस प्रजाति के लोग थे। जौनसारी जनजाति मंगोल और डोम। जौनसारी प्रजाति जो है, ये समुदाय जो है, मंगोल और डोमो का मिश्रण माना जाता है। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट बात करें वर्ण व्यवस्था की, अर्थात इनमें कितनी जातियां होती हैं। तो जौनसारी समुदाय या जौनसारी लोग 3 वर्गों में बटे हुए हैं। पहला वर्ग है खसास, दूसरा वर्ग है कारीगर, तीसरा वर्ग है हरिजन खसास। जौनसारी समुदाय 3 वर्गों में बटा हुआ है, खसास, कारीगर और हरिजन खसास। खसास में ब्राह्मण और राजपूत। खसास में कौन से वर्ग आते हैं? ब्राह्मण और राजपूत। कारीगर में जो लोग काम करके आजीविका करते हैं, लोहा, बढ़ई आदि।
हरिजन खसास में क्या है, कौन से वर्ग आते हैं? तो इसमें डोम, कोल्टा और मोची। इन तीनों ही वर्गों में जो सबसे दयनीय स्थिति है, सबसे निचला तबका है, तो वो कोल्टा माना जाता है। एक नंबर में प्रश्न कई बार बन भी गया है कि जौनसारी समुदाय में सर्वाधिक दयनीय स्थिति किस वर्ग की है? तो कोल्टा वर्ग की सर्वाधिक दयनीय स्थिति है। यह हमने क्या पढ़ा? वर्ण व्यवस्था। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेशभूषा। जौनसारी समुदाय के लोग जो पुरुष होते हैं वो ऊपर झगुली, जो वेशभूषा में पुरुष लोग क्या पहनते हैं? झगुली, या इसको झंगोली भी कहा जाता है। ये क्या है? पजामा। उसके बाद डिगुआ। डिगुआ क्या होता है? ऊनी टोपी। नेक्स्ट जो है बक्कन। बक्कन कंधों से लेकर घुटने तक का कोट। जौनसारी के पुरुष वर्ग क्या पहनता है? झगोली या झंगोली क्या होता है? पजामा नुमा वस्त्र है। डिगुआ इनकी ऊनी टोपी होती है। बक्कन कंधों से लेकर घुटने तक का कोट है। बात करते हैं महिलाओं की। महिला झग्गी पहनती हैं, जो क्या होती है? घाघरा टाइप वस्त्र। उसके बाद है इनका ढाट। ढाट एक प्रकार का बड़ा रुमाल है जिसको ये मुंह ढकने में प्रयोग करती है। नेक्स्ट है चोल्टी। यह चोली पुरुष वस्त्र हो गए और इधर महिलाओं के वस्त्र हो गए। अब इनमें जो एक कॉमन चीज है, जूते, वो जो सभी पहनते हैं, जूतों को बोला जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। ये रंग बिरंगे जूते होते हैं। पुरुषों द्वारा पहने गए वस्त्र इधर हैं। झगुली पजामा होता है, डिगुआ ऊनी टोपी होती है, बक्कन कंधों से लेकर घुटने तक का कोट, और इंपोर्टेंट इनमें सबसे ज्यादा है और रंग बिरंगे जूते। ये थी वेशभूषा। अगला जो विषय है वो है सामाजिक संरचना। अर्थात जौनसारी जनजाति के लोग में किस प्रकार की व्यवस्था है। मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक, किस धर्म को ये लोग मानते हैं, वो सभी विषय पर चर्चा करेंगे। तो सामाजिक व्यवस्था में जो जौनसारी समुदाय है उनमें पितृसत्तात्मक व्यवस्था है।
यदि हम धर्म की बात करें तो इनका धर्म हिंदू है, ये हिंदू धर्म को मानते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, बहुपति विवाह प्रथा है, बहुपति विवाह प्रथा है इनमें। धर्म क्या है? हिंदू। मुख्य देवता में हम बात करें, मुख्य देवता में ये लोग प्रमुख है महासु देवता की पूजा करते हैं। जौनसारी समुदाय मुख्यतः किस देवता की पूजा करता है? महासु। विद्वानों द्वारा इनको विष्णु का छठा अवतार, विद्वानों द्वारा इनको विष्णु का छठा अवतार और कुछ विद्वानों द्वारा इनको शिव का अवतार माना गया है। जबकि वीर केसरी पुस्तक में रतन सिंह जौनसारी इनको एक अलग ही देवता मानते हैं। महाशु देवता की माता का नाम देवलाड़ी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि महासु देवता की माता का नाम क्या था? तो देवलाड़ी। महासु देवता को 4 प्रकार से पूजा जाता है, अर्थात महासु के जो देवता हैं वो 4 प्रकार के देवता हैं। कौन कौन से? बैठा महासु, अगला है पावासिक महासु, उसके बाद है बसिक महासु और नेक्स्ट है चालदा महासु। इन चारों की अलग अलग स्थानों पे पूजा की जाती है। जो बैठा महासु है और पावासिक महासु, इनका जो मुख्य मंदिर है वो हनोल में है। बैठा महासु और पावासिक महासु का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है? हनोल में। जबकि वसिक महासु का जो मुख्य मंदिर है वो है रवाई। और चालदा महासु का पूजा की जाती है 12 वर्ष हनोल में और 12 वर्ष रवाई में। इनको घूमता फिरता चाल महाशु कहा जाता है, चालदा महाशु। 12 वर्ष हनोल में पूजा की जाती है और 12 वर्ष रवाई में। महाशु देवता की माता का नाम देवलाड़ी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनमें विवाह की, तो विवाह को ये लोग विवाह प्रथा की जौनसारी लोग विवाह को जो जोड़ा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। जौनसारी लोग विवाह को जो जोड़ा कहते हैं और इनमें जो बारात होती है, बारात लड़की लेकर जाती है, बारात लड़की लेकर जाती है और बारात को जो जोड़िया, बारात को जो जोड़िया कहा जाता है। जौनसारियों की विवाह प्रथा में विवाह को जो जोड़ा कहा जाता है और विवाह में जो बारात होती है उसको जो जोड़िया कहा जाता है। बारात लेके लड़की लेकर जाती है लड़के पक्ष की ओर। विवाह 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार की विवाह प्रथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है बज दिया, उसके बाद बेबोकी, उसके बाद बेई दो की, यदि इनको प्रोनाउंसिएशन करने में या उच्चारण करने में अगर कुछ गलती हो गई हो
तो वो ध्यान से देख लेना, क्योंकि हर बुक में अलग दिया हुआ है। बजदिया जो विवाह है ये सर्वाधिक सानो शौकत वाला विवाह है। ये अमीर लोग किया करते हैं। बेबोकी जो है ये अति सामान्य वाला। अति सामान्य विवाह। वेद और दोकी में क्या होगा? मध्य स्तर का विवाह। बात कर रहे थे हम विवाह की, किस समुदाय में? जौनसारियों में। 3 प्रकार के विवाह हैं। बजदिया सानो शौकत वाला विवाह है, बेबोकी अति सामान्य स्तर का विवाह है, बेईदोकी मध्य स्तर का विवाह है। अगली चर्चा करते हैं तो जौनसारी समुदाय में शादी से पहले, विवाह से पहले लड़की को मायके में ध्यान थी। लड़की को शादी से पहले ध्यान थी। यदि जयसिंह रावत को बात करें तो उन्होंने बोला है ढाउंटी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप करें। एग्जाम में पता नहीं कौन सी बुक से उठा के देते। तो जो लड़की है शादी से पहले उसको क्या बोला जाता है? ढाउंटी या ध्यानती। और शादी के बाद की बात करें तो उसको रयानती। और जयसिंह रावत की बात करें तो उन्होंने बोला है इसको राउंटी। दोनों ही चीजों पर आपने ध्यान रखना है कि लड़की को शादी से पहले ध्यानती और शादी के बाद रयानती कहा जाता है। जौनसारियों में झाड़ फूक की अर्थात झाड़ फूक होने की प्रथा है, झाड़ फूक प्रथा है, उसको बायथा प्रथा कहा जाता है। ऑप्शन में क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में आपके वो क्या होगा कि बायथा प्रथा किस प्रकार की प्रथा है? तो झाड़ फूक प्रथा है। और किस ट्राइब्स में है या किस जनजाति समुदाय में है? तो जौनसारियों में। अगला जो हमारा विषय है वो जौनसारियों के प्रमुख त्योहार है। प्रमुख त्योहार व मेले और नृत्य। जौनसारी समुदाय में जो प्रमुख त्योहार है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दीपावली। दीपावली ये आम जनमानस से या भारतीय दीपावली से 1 माह बाद मनाते हैं। इसकी 3 जो है कथाएं हैं या 3 कहानियां हैं, वो थोड़ी सी मैं बताना चाहूंगा। कि कुछ लोग बोलते हैं जो पांडव थे वो आए थे, उनकी खुशी में मनाई जाती है। कुछ लोग बताते हैं कि जो दीपावली की जो भारतीय में जब श्री रामचंद्र जी आए थे कार्तिक अमावस्या को घर पे, तब दीपोत्सव किया गया था। लेकिन पहाड़ में क्या हुआ था, उनकी जो खबर है, इस बात की सूचना 1 माह बाद मिली थी। तो ये लोग दीपावली 1 माह बाद मनाते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि इस समय में जब कार्तिक अमावस्या होती है तो जौनसारी लोग जो है अपनी जो फसल कटाई में या फसल में जो है व्यस्त रहते हैं और उस समय दीपावली नहीं मनाते, तो 1 माह बाद मनाते हैं। 3 कहानियां थी। दीपावली जब 1 माह बाद मनाते हैं तो जिस दिन ये मनाते हैं उस दिन को भिरूड़ी कहा जाता है। अर्थात जौनसारी जो जनजाति है उनकी दीपावली को क्या कहा जाता है? भिरूड़ी। ठीक है। इस दिन करते क्या है?
भीमल की लकड़ी जलाते हैं। जैसे होली पे जलाते हैं ना होला की तरह, तो भीमल की लकड़ी जलाते हैं उस दिन आंगन में। और इस भीमल की लकड़ी को खेत में ले जा करके भैलो नृत्य करते हैं, भैलो खेलते हैं। इसको नृत्य भी बोला जाता है। और क्या करते हैं? भैलो खेलते हैं। और अगर मैं नृत्य की बात करूं तो पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। अर्थात एक बार दोबारा से देखते हैं, प्रमुख त्योहारों में हमने चर्चा करनी है दीपावली। राष्ट्रीय दिवाली से एक माह बाद बनाते हैं और इस दिन को भिरुड़ी बोलते हैं। अर्थात जो सारी जनजाति की जो दीपावली है वो भिरुड़ी को कही जाती है। एक माह बाद मनाते हैं। भीमल की लकड़ी उस दिन जलाते हैं ये लोग और भैलो खेलते हैं। डांस की बात करूं, नृत्य की बात करूं तो पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। इसके बाद इनका जो अगला प्रमुख त्योहार है वो है जागरा। ये महाशु देवता का त्योहार है। इसमें महाशु देवता की पूजा की जाती है। अगला इनका त्योहार है विष्णु मेला। नेक्स्ट जो इनका त्योहार होगा वो है मेला होगा, सॉरी, वो है मौड़ मेला। मौड़ मेला। मौड़ मेला मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मच्छ मौड़ और जातरिया मौड़। मच्छ मौड़ में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है मछली। इसमें टिमरू एक लकड़ी होती है, उसको पीस कर पाउडर बनाकर मच्छ मौड़ में क्या होता है कि टिमरू की लकड़ी का पाउडर बना लेते हैं, चूरन टाइप बना लेते हैं और तालाब में या नदियों में उसको गिरा करके मछलियों को बेहोश कर लिया जाता है और फिर इकट्ठा होकर के दो चार परिवार मिलके उसको खाते हैं, है ना, सामूहिक रूप से। जातरिया मोड़ में क्या होता है, पहले टाइम में या प्राचीन समय में इस जातरिया मोड़ में शक्ति प्रदर्शन किया जाता था। इकट्ठे हुआ करते थे लोग और शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। मुख्य रूप से मोड़ मेले दो टाइप के होते हैं, मच्छ मोड़ और जातरिया मोड़, लेकिन कुछ पुस्तकों में इसको तीसरा टाइप भी बताया गया है और वो है आदि मोड़। आप ध्यान से बस इन दो को ध्यान दें, है ना। अगली बात चलते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व की। अर्थात जौनसारी जनजाति के जो लोग हैं वो कौन कौन से स्तर पे पहुंच चुके हैं, उनके प्रमुख व्यक्तित्व की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीर केसरी चंद की। वीर केसरी चंद का जन्म 1 जनवरी 1920 को हुआ। कहां हुआ? क्यावा गांव। क्यावा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वीर केसरी चंद का जन्म 1 जनवरी 1920 को क्यावा गांव में हुआ और उसके बाद ये जब बड़े हुए तो आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए और अंग्रेजी जो हुकूमत थी उन्होंने इस बात की सजा देते हुए 3 मई 1945 को 3 मई 1945 को फांसी दे दी। अंग्रेजों ने वीर केसरी चंद को फांसी दे दी। अब इनकी याद में चोली थाक में मेला लगता है।
कब लगेगा? 3 मई को। अगली बात करेंगे हम पंडित शिवराम की। पंडित शिवराम ये जौनसारी जनजाति के पहले लेखक हैं। जौनसारी जनजाति के पहले लेखक पंडित शिवराम। अगर लेखक की बात कर रहे हैं तो कोई सी पुस्तक लिखी होगी, और इन्होंने पुस्तक लिखी है वीर केसरी। नेक्स्ट बात करेंगे हम भाव सिंह चौहान। भाव सिंह चौहान जौनसारी जनजाति के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एथलीट हैं। इन्होंने फादर ऑफ जौनसार रत्न प्राप्त किया है। सर्वप्रथम फादर ऑफ जौनसार रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति भाव सिंह चौहान। क्या है, किस क्षेत्र से रिलेट है? एथलीट, रेस लगाने वाले भाव सिंह चौहान। इनकी उपाधि भी है फादर ऑफ जौनसार। अगला राइटर है या अगला व्यक्ति है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह को जौनसारी जनजाति का जागरूकता का जनक कहा जाता है। जागरूकता का जनक किसे कहा जाएगा? गुलाब सिंह को। अगले व्यक्ति हैं केदार सिंह। केदार सिंह जौनसारी जनजाति के जन जागृति के अग्रदूत कहे जाते हैं। जौनसारी जनजाति के जन जागृति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? केदार सिंह को। और ये समाज सेवा से जुड़े हैं। अगले प्रमुख व्यक्ति हैं रतन सिंह जौनसारी। रतन सिंह जौनसारी जौनसारी जनजाति के आधुनिक कवि माने जाते हैं। जौनसारी जनजाति का आधुनिक कवि किसे कहा जाता है? रतन सिंह जौनसारी। अगले व्यक्ति हैं नंदलाल भारती। नंदलाल भारती जौनसारी संगीत के जनक माने जाते हैं। जौनसारी संगीत के जनक नंदलाल भारती कहे जाते हैं। 2017 में इनको लोक रत्न सम्मान मिला। ये थे जौनसारी जनजाति के प्रमुख व्यक्तित्व। अगले 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो हम बात करते हैं। वो है जौनसारी जनजाति के नृत्य। तो जौनसारी जनजाति के जो नृत्य हैं, यदि आपसे पूछेगा प्रमुख लोक नृत्य कि जौनसारी जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो उसमें आपका आंसर आएगा
वारदा नाटी। जो अंसारी जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? वारदा नाटी। अन्य नृत्य हैं पेशाक, घी, टांडा, उसके बाद है पत्तेबाजी, जंगबाजी। ये नृत्य हैं इनके। बात करूं इनके गीत की, लोकगीत जो हैं वो हैं हारुल, रेणा राग और परात। हारुल, रेणा राग, परात। सॉरी दोस्तों, रेणा राग और परात जो है इनके नृत्य हैं, जबकि हारुल, मांगल, केदार छाया ये इनके लोकगीत हैं। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो को बनाने की, जिससे आपके लगभग ट्राइब्स से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अच्छी वीडियो के लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। जैसा आपको पता है कि लॉकडाउन अब लगभग ख़त्म होने वाला है और जल्द ही वैकेंसी आएंगी, तो लग जाइए तैयारी में बहुत अच्छे से। ठीक है।